गुड इवनिंग सभी लोगों को। आज की जो क्लास है एक्स्ट्रा क्लास है, इसका सैटरडे संडे की क्लास से कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो क्लास हम लोगों की जैसे हो रही है वैसे कंटिन्यू होगी। एक कॉन्सेप्ट में आज के दिन आपको पढ़ाना था, तो काफ़ी ज़रूरी भी है। जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, चार्ट्स की रीडिंग करोगे, एनालिसिस करने बैठोगे, सेक्टर्स की, स्टॉक्स की, ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी। लाइव मार्केट में जैसे क्रिप्टो के चार्ट्स हैं या फॉरेक्स के चार्ट है, इसके ऊपर भी हम लोग इसको एक बार देखेंगे। और बाकी लाइव मार्केट में आप लोगों से इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। बैक टेस्ट में इतना बिलीव हमें है नहीं, तभी कल जब मार्केट स्टार्ट होगी तो लाइव मार्केट में हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लाइव मार्केट में आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ध्यान रखना है इस चीज़ का। जो चैप्टर्स की जिस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर वो भी रहेगा, उसी में ये वाला एक और ऐड हो जाएगा। बेसिकली आज हम लोग पुल बैक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पुल बैक, रिट्रेसमेंट्स, कैसे ये एक दूसरे से लिंक होते हैं, रिट्रेसमेंट्स को समझना कितना ज़रूरी है। आप रिट्रेसमेंट का हो, पुल बैक हो, अब बात एक ही है। आप प्राइस मान लो आपके एक लेवल को ब्रेक कर दिया, हम एंट्री ले लें, लेकिन हो सकता है एंट्री लेने के बाद वो हमारे एंट्री लेवल से और ऊपर की तरफ चला जाए। हमने किया था सेल, अब मन में ये आता है ना कि हमने गलत पहले ही सेल कर दिया, थोड़ा सा और हमें अपसाइड की तरफ सेल करना था। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो हमारा अच्छा हो जाता, क्वांटिटीज और इंक्रीज हो जाती, हमें माल और सस्ता मिल जाता। ऐसे में क्या हुआ ना, हमें महंगा मिला। पुल बैक होता क्या है, जनरली हम लोग इसको समझते हैं कि प्राइस ने एक जगह से मूव करना शुरू किया, कंटिन्यू वो मूव नहीं करने की बजाय एक रिट्रेसमेंट लिया, कंटिन्यू मूव उसने नहीं किया। ये अप लेग ऊपर की तरफ जाने के साथ साथ कहीं किसी एक जगह पर ये रुक रहा है, एंड रुक जाने के बाद में वापस से देखो ये रिट्रेस बैक, एक बैक मार रहा है। अगेन देखो फिर यहाँ से क्या हो रहा है, ये अपसाइड की तरफ जा रहा है। कितनी ही बार ये सारी चीजें आप लोगों ने सुनी होंगी, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इसके बाद में क्या होता है, एक लोअर लो बन गया, लोअर लो है, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, हम क्या कह रहे थे, कई बार आप लोगों ने सारी चीजें सुनी होगी। हायर हाई बन रहा है, ये हमारा स्विंग हाई है। इसके बाद में लोअर लो बन रहा है, तो ये हमारा एक स्विंग लो पॉइंट हो गया। अब लोअर हाई, लोअर लो, मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है ना जहाँ ये सारी बातें सुन करके अब थोड़ा सा इरिटेशन होने लगती है कि बार बार क्या वही सारी चीजें पुरानी पुरानी। मालूम है हमें, ये सब सब मालूम है। इसका यूज एक्चुअली कैसे होता है, कैसे हम इसे रीड कैसे करें। मार्केट चल जाने के बाद में तो दुनिया समझा देगी, ये हमारा अप लेग है, ये डाउन लेग है, 1 2 3 पैटर्न इसके इसको कहते हैं। ये 1 2 3 पैटर्न है, ABCD पैटर्न है, हायर हाई, हायर लो है, लोअर लो, लोअर हाई है। ये मार्केट चल जाने के बाद में अच्छे से समझ में आ जाता है। बट जब हम लोग रीडिंग्स कर रहे होते हैं तब तो हमें लाइव मार्केट में इसको प्रूव करना होता है ना। लाइव मार्केट में हमें इसकी जरूरत होती है, तब ये सब कुछ सारी चीजें समझ में नहीं आती। उस वक्त के लिए क्या करेंगे हम लोग, अभी हम देख क्या रहे हैं एक्चुअली क्या होता है। वॉट पुल बैक या रिट्रेसमेंट, आप सिंपली आप इसको ऐसे समझो कि प्राइस आपका किसी एक दिशा में मूव, अगेन देखो इसने डाउन मूव दिखाया, अगेन अप मूव दिखाया, अगेन डाउन मूव दिखाया, अगेन अप मूव दिखाया। ये ऐसे समझो, ये होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी स्मार्ट मनी में इसको बोला जाता है। अब जब तक हमें आपका स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा, हम तब तक प्रॉफिट कैसे बनाएंगे। इन अ सिंपल लैंग्वेज आप ये समझ सकते हो कि जब एक छोटे ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तब तब मार्केट पुल बैक लेती है, और पुल बैक में ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। मार्केट जब कॉन्टिन्यूसली एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होगी तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। स्टॉप लॉस हिट होता कब है, जब आप एंट्री लो और आपकी उस एंट्री के पास से मार्केट वापस से आए। हमने यहां पर एंट्री ली क्योंकि ये अप साइड की तरफ मार्केट जा रही, जैसे ही एंट्री ली प्राइस हमारा अप साइड की तरफ थोड़ी देर तो गया, लेकिन बाद में देखो ये गिर गया। यही तो एसएल हिट होता है ना, एसएल हिट और कहाँ होगा। हम अगर यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या स्टॉप लॉस हिट होगा, तब तो कोई चांस ही नहीं है ना, फिर तो मार्केट वन डायरेक्शन निकलेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग कैसे समझें, हम कैसे इन पॉइंट्स को समझें, हम कैसे इन पॉइंट्स को समझें, हम कैसे इन पॉइंट्स को समझें। वापस से अपने क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है पुल बैक। अगर आपने अपना स्टॉप लॉस बचा लिया, आप समझ लो कि आप पुल बैक को समझ गए। अगर आप अपना स्टॉप लॉस नहीं बचा पा रहे हो, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद में स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, इसका मतलब अभी भी नहीं समझ पाए हो पुल बैक एक्चुअली है क्या, थियरी में फंसे हुए हो। ये हायर हाई होता है, ये हायर लो होता है, यही पुल बैक हो। आप उसको लेकर के कविता की तरह, छोटे बच्चों की तरह रट लो, काम नहीं आना है। फिर से अपने पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि जो भी हम बातें या जो भी हम लेक्चर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्या इसका फायदा क्या है, कुछ सेंस भी बन रहा है इन सारी चीजों का, ये सिर्फ बातें ही हो रही हैं। हम जिन मेथड्स के ऊपर काम करते हैं सिंपली उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन। अगर आपने इन पॉइंट ऑफ एक्शंस को समझ लिया तो समझ लो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती। इसमें टोटल वैसे तो 6 हैं, हम 4 बताएंगे आपको। काइंड ऑफ वेरिएशंस अपने आप बनाओगे, आप इसके वेरिएशंस बना करके आप सबमिट करोगे हमको, तो उसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 4 काइंड ऑफ फॉर्मेशंस होंगी। इन फॉर्मेशन का यूज हम करेंगे पुल बैक्स को समझने के लिए। कहाँ पर थे हम, पॉइंट ऑफ एक्शन।
अब देखो पॉइंट ऑफ एक्शन से होता क्या है कि एक लेवल हमको मिला, एक पॉइंट हमको मिला, ये है मेरा डे टाइम फ्रेम का एरिया, ये हमारा डे टाइम फ्रेम का एरिया है और ये पुराना कोई लेवल है अपना। इसमें हम अगर कोई एक कैंडल मार्क करें, मान के चलिए हमने किसी एक मास्टर कैंडल का लो मार्क, और ये जो लाइन हमारा ये उस पर्टिकुलर उससे एक कैंडल का लो पॉइंट, और यही अपना पॉइंट ऑफ एक्शन है। हमने मान लिया ये हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन है और ये पुराना कोई पॉइंट ऑफ एक्शन है। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि एक एरिया हमारा ये है, ये भी हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन है। चलो दो पॉइंट ऑफ एक्शन हो गए, एक हम और मार्क कर लेते हैं कि एक चलो ये वाला है। क्या हो सकता है, मे बी चांस है प्राइस आपका अपने किसी लेवल पर इसको कंटिन्यू कैसे करेंगे, प्राइस मूव कर जाए डाउन साइड की तरफ गिर जाए। कैंडल्स एक दूसरे से बहुत कोरिलेट करती हैं आपस में, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना। कैंडल्स किस तरह से जब दूसरी कैंडल के साथ कनेक्ट करती है तो मूवमेंट्स कैसे होते हैं, प्राइस एक्शंस कैसे होते हैं, यही लैंग्वेज होती है समझनी। प्राइस जिस तरह के एक्शंस कर रहा है उन एक्शंस को सिर्फ देखना भर नहीं, उन्हें रीड कर। एक पॉइंट ऑफ एक्शन से अगर मार्केट चली है तो मे बी चांस उसके 70%, 70-80% चांसेस रहते हैं कि अगर उसे पुल बैक लेना है तो अपने किसी मेजर पॉइंट ऑफ एक्शन के पास में जा करके वो एक रिट्रेसमेंट करती है अपने किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एक्शन पर जा करके। अच्छा ये जो है एरिया जो हमने कैंडल अपसाइड की तरफ मार्क कर रखी है, ये हमारा डे टाइम फ्रेम, और ये जो नीचे कैंडल्स हमारी बन रही हैं ये हमारा है लोअर टाइम। ये जो मेथड सभी हम आपको बता रहे हैं ना, हम इसके ऊपर ट्रेड भी एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे और एक अच्छा बड़ा वीडियो हम कोशिश करेंगे एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करें, जिससे कि कॉन्सेप्ट समझने में और आसानी हो। एक तो होता है कि सिर्फ थ्योरी थ्योरी चल रही है, तो सिर्फ थ्योरी नहीं, इसको बहुत अच्छे से समझना है ना। आने वाले एक दो वीडियो आप देखोगे कि सेम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होंगे। हम कोशिश करेंगे जो लाइव मार्केट में अगर चांसेस हैं कि हम ट्रेड एग्जीक्यूट करें और इस तरह के हर्डस में भी ना पड़े, तो ये कॉन्सेप्ट फिर उसमें मैच नहीं हो। बट अगर इस तरह के कुछ हर्डल्स पड़े, प्राइस अगर अपने रिट्रेसमेंट जोन पर या पुल बैक के जोन पर आकर के एक मूव दिखा रहे हैं, इस तरह के प्राइस एक्शन जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं, उस तरह के प्राइस एक्शन अगर हमें लाइव मार्केट में फेस हुए तो वो चीज़ बहुत हाईलाइट करके हम डिस्कस करें। वहां पर सिर्फ थियरी नहीं होगी, एक प्रैक्टिकल ट्रेड एग्जीक्यूट होगा अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ में। 2 4 5 हज़ार क्वांटिटी जो भी रहती हैं अपनी, बड़ा स्टॉक है तो 100 200 400 जितनी भी क्वांटिटीज हैं, एक अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ में ठीक ठाक रिस्क लेकर के मुझे समझाएंगे, तो वो ज़्यादा ब्लास्ट करेगा, है ना, वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन थेरी भी उतनी ही ज़रूरी है। अभी हमने आपको बताया कि प्राइस ने एक लेवल पर जा करके यहाँ से हमने कोई एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया और ये हमारा एरिया जो है ये है हमारा, इस एक जगह से प्राइस ने मूव दिखाया और ये देखो एक रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट का जोन है। अभी हमने कहा ना बहुत ज्यादा चांस है कि प्राइस आपका इस एक लेवल पर आकर के मूव करे। ओके, ये तो एक बात हो गई हमारी कि चलो अगर डे टाइम फ्रेम पर कोई एरिया हमारा है, ये भी हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन था, इस एक पॉइंट ऑफ एक्शन से हमने बाई किया, बाई करने के बाद में हमको लगा कि प्राइस हमारा मूव कहाँ से कर सकता है, तो हम और थोड़ा सा चार्ट को हमने बड़ा किया, जूम आउट किया, तब पता चला कि एक अप साइड की तरफ भी पॉइंट ऑफ एक्शन है जहां से प्राइस के टकरा करके मूव्स कंटिन्यू ना हो करके एक डाउन मूव दिख सकते हैं, जिससे कि हम लोग कह सकते हैं रिट्रेसमेंट। तो ये तो मोटा मोटा ये समझ में आता है। और वही वाइस वर्सा कि प्राइस का अगर ये कोई पॉइंट ऑफ एक्शन एरिया, हमने लोअर टाइम फ्रेम पर देखो कोई एंट्री ली अपनी, अगर हमने कोई ट्रेड अपना एग्जीक्यूट किया, प्राइस हमारा नीचे की तरफ गिरा, अब गिरते गिरते चांसेस में भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि प्राइस हमारा जो सबसे पास का एरिया होगा, जो सबसे पास का डे टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंट एरिया होगा, प्राइस उस जगह से टकरा करके वापस से फिर से अगर गिरे तो इस एक जगह से, इसको ऐसे डायरेक्ट ब्रेक नहीं, थोड़ा बहुत मूव करने के बाद में हो सकता है कि प्राइस यहीं से हमारा रुक, अब प्राइस जहाँ तक मूव करेगा वहाँ पर विक बनेगी। चलो यहाँ विक बनाएंगे तो भी टाइम बहुत चला जाएगा अपना, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना अच्छे से। ये वाला एक जो एरिया होता है ये हमारा रिट्रेसमेंट का जोन बनता है। देखो इसको समझो कि चांसेस कौन से पॉइंट से होते हैं प्राइस के रिट्रेस करने के। हम लोग हायर टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग लोअर टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, हम चार्ट रेटिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी तरह के एनालिसिस की बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेड एग्जीक्यूशंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टॉक सिलेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम कैंडल्स के कनेक्टिविटी की बात नहीं कर रहे, हम सिंपली रिट्रेसमेंट। जब चार्ट को हम पढ़ने बैठते हैं तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट आता है जो कि गेम चेंज करने तक की कैपेसिटी रखता है, स्ट्रेंथ रखता है, विच इज़ कॉल्ड रिट्रेसमेंट। इसके ऊपर मास्टर होना, इसको समझना, इसको सीखना, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जिसको हम नज़रअंदाज, नया ट्रेडर जो आजकल का जो चलन चल रहा है ऑप्शन ट्रेड वाला, और कॉल पुट्स के अंदर काम करना और आपका लॉट्स के अंदर काम करना, ये सारी चीज़ों को कौन ध्यान देता है?
इन पर आप तब आओगे जब 4-5 लाख रुपए का नुकसान कर चुके। जब सांसें नहीं चलती है ना, तब आदमी इधर उधर लाइफ लाइन ढूंढता है कि सरवाइव करना है, तो फिर कैसे सरवाइव, तब यहाँ पर आते हो। वरना क्या है, फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करो। अकाउंट में तो 1-1.5 लाख रुपए पड़े ही होते हैं ना शुरुआत में, तब आप इस तरफ नहीं भागो। अगर आपने लॉस नहीं किया है और ये सारी चीजें अगर आपका सीखने का मन है, तो समझ लो बहुत बहुत लकी हो, बहुत भाग्यशाली हो कि ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हो। हम बता रहे हैं या हम ये चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, इसमें ये कोई लकीनेस नहीं है, ये कोई भाग्यशालीपना नहीं है। इतनी चीज समझ लो कि आपका मन अगर ये सारी चीजें पढ़ने का कर रहा है, तो बहुत लकी हुआ। क्योंकि ये सारी चीजें पढ़ने का मन तभी ज्यादातर लोगों का करता है जब अच्छा खासा नुकसान कर चुके हो। पढ़ रहे हो तो मन कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ो। इसका हम वीडियो भी रिकॉर्ड करके शेयर कर। ये रिट्रेसमेंट का सबसे हाई प्रोबेबिलिटी एरिया होता है, सबसे हाई प्रोबेबिलिटी जहां से प्राइस के रिट्रेस होने की उम्मीद ज्यादा रहती है। तो अब अगर हमें ये पता है कि प्राइस के रिट्रेस होने की उम्मीद यहाँ से ज्यादा है, तो फिर अब हम अवेयर रहेंगे ना। या तो हम क्या कर सकते हैं, इस एक जगह पर अपने टारगेट्स बुक कर सकते हैं। हमें एंट्री लेनी है तो हम इसी एक जगह पर अपनी एंट्रीज ले सकते हैं। हमें स्टॉप लॉस लगाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसी एक जगह पर अपने स्टॉप लॉसेस भी लगा सकते हैं। अगर हमें कोई भी मेजर काम करना है, मेजर एक्टिविटी करनी है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन बन जाता है, जो कि प्राइस के रिट्रेस करने के चांसेस को और बढ़ा देता है। प्राइस अगर इस जगह से गिरे तो आपको आपके मन में ये अरे, मतलब इस तरह का ख्याल नहीं आना चाहिए, अरे ये यहाँ से नीचे कैसे गिर गया। क्योंकि यहाँ पर तो चलो हमने ड्रॉ कर दिया ये पॉइंट ऑफ एक्शन, लेकिन जब आप मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उस वक्त तो नहीं रहता है कि प्राइस ये गिरा कहाँ से, आप ढूंढोगे। अभी हमने ड्रॉ कर दिया तब आपको मालूम है कि हाँ यहाँ पर डे टाइम फ्रेम के एरिया, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर जाएगी। बट जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होते हो ना, तो देखते हो ना कि बड़े बड़े मूव आ गए नीचे की तरफ, कहाँ से आ गए। अगर आपने पॉइंट ऑफ एक्शन अपने आसपास के मार्क कर रखे, तो आपको मालूम है कि प्राइस के गिरने के चांसेस यहाँ से ज्यादा है, यहाँ से ज्यादा है, यहाँ से ज्यादा है, यहाँ से ज्यादा है। इस एक जगह से प्राइस के मूव करने के चांसेस सबसे ज्यादा है, इस एक जगह से चांसेस ज्यादा है, इस एक जगह से चांसेस ज्यादा है। यही होते हैं रिट्रेसमेंट। इनकी समझ होना बहुत जरूरी है। और ये बहुत एक एक मामूली सी चीज हमने आपको बताई, जो कि डे टाइम फ्रेम पर आसानी से आपको दिख जाएगी, आसानी से आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। इसके बाद में आता है लोअर टाइम फ्रेम, जिन्हें हम लोग कहते हैं, अभी लोअर टाइम फ्रेम पर हम लोग आएंगे और इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। वो थोड़ा सा महीन काम होता है, इसको समझना आप ये मान के चल सकते हो। अगर ये इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में आ गए और लोअर टाइम फ्रेम का वो जो गेम होता है ना, हालांकि बहुत सारा काम, आधे से ज़्यादा काम डे टाइम फ्रेम पर ही डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी माइन्यूट माइन्यूट सी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ माइक्रो एनालिसिस होती हैं, जो कि लोअर टाइम फ्रेम पर करनी ज़रूरी होती हैं। उसकी समझ होनी चाहिए हम लोग। अभी देखो हमने ऊपर की तरफ क्या लिखा था, 4 फॉर्मेट्स लिखे थे, यानी 4 काइंड ऑफ। ये जो फॉर्मेशंस हैं, ये फॉर्मेशंस कौन कौन सी हैं, ये सारी की सारी फॉर्मेशंस है अपनी लोअर टाइम फ्रेम के, लोअर टाइम फ्रेम की फॉर्मेशंस है। लेकिन इसके पहले हम आपको एक फॉर्मेशन बताएंगे जो कि हायर टाइम फ्रेम की होगी। हायर टाइम फ्रेम अच्छे से समझना, हायर टाइम फ्रेम की फॉर्मेशन। अब इस हायर टाइम फ्रेम की फॉर्मेशन में क्या होता है, मान लो जैसे अपने पास डिक्रीजिंग लोज हैं, फॉलिंग लोज हैं, मदर कैंडल के फॉर्मेट्स हैं, है ना। इसके अलावा जैसे वीकली कैंडल के हाई लोज हो गए, बुलिश बेरिश कंटिन्यूएशन हो गया, और आपका 1+3 है, 3+2, ये सारी फॉर्मेशन है ना। इन फॉर्मेशन से हमने एक मान के चलिए, जैसे हम आपको बताएं, आप एक काम करो, 1+3 है, जब ये छोड़ दो, हम कह रहे हैं डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट आप ले लो। डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट हमने ले लिया। अब इस डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट में क्या होता है, एक हमारी सिंपल सी कैंडल बनती है, इसके बाद में एक छोटी सी और कैंडल बन जाती है ना। फिर क्या होता है, वॉल्यूम्स को भी हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं। जो फर्स्ट वाली कैंडल होती है उस वॉल्यूम कम, किसके कंपैरिजन में, जो सेकंड वाली वॉल्यूम होती है उसके कंपैरिजन में फर्स्ट वाली कैंडल की वॉल्यूम कम रहती है। ये एक तरह से डाइवर्जन के सिम्टम्स भी होते हैं। डाइवर्जन इन द सेंस कि देखो प्राइस अप साइड की तरफ मूव किया, अप साइड की तरफ मूव किया से मेरा मतलब है कि प्राइस की जो कैंडल है वो बड़ी बनी, प्राइस की कैंडल बड़ी है किसके कंपैरिजन में, उसकी नेक्स्ट ये वाली कैंडल हमारी बड़ी है, और सेकंड वाली जो कैंडल है वो छोटी है। बट जिस कैंडल की साइज बॉडी बड़ी है उसकी वॉल्यूम कम है कंपैरेटिवली सेकंड वाली वॉल्यूम की। तो डाइवर्जन है एक तरह का। अगर कैंडल बड़ी है वॉल्यूम छोटी है, यहाँ पर कैंडल छोटी वॉल्यूम बढ़ रही है, ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट टाइप की चीज है। हुआ क्या, हम एक काम करते हैं, इसका एक सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि एक रेंज के अंदर प्राइस कुछ ना कुछ पावर्स को कलेक्ट करता है एक रेंज के अंदर। इस रेंज के हाइस एंड लोज को हम मार्क कर ले, एंड यहाँ पर चांसेस हैं कि प्राइस नेक्स्ट डे ब्रेक डाउन दिखा दे या तो फिर ब्रेक आउट दिखा दे। ब्रेक इन साइड हम ट्रेड करेंगे नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है कि प्राइस ब्रेकआउट दिखा ही नहीं रहा है, वो रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है, और वॉल्यूम्स पे वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट होते चले जा रहे हैं लगातार। यहाँ पर भी वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं। यहाँ देखो जैसे मान लेते वॉल्यूम्स हमारी कम रह गई, लेकिन वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट तो हैं। देखो इस वाली कैंडल में वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट, इसमें वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट है। प्राइस रेंज के बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स के लगातार ब्रेकआउट हमें दिख रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम अपने इस कैंडल को
ये जो बड़ी वाली कैंडल है ना, हम इसको मार्क कर लेंगे। अच्छा, इसी में वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट होते हैं, जो नॉर्मल क्वांटिटी वॉल्यूम्स होती हैं। दूसरा डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट्स भी हम इसके अंदर कंसिडर करते हैं, जिसको कि एनएससी की वेबसाइट से चेक करना होता है। आप लोगों को मालूम है कैसे चेक करते हैं? जो वीडियोस हमने आप लोगों को शेयर किए हैं, जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, तो उसमें हमने बताया हुआ है। तो डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट्स भी हमने देख लिया उसमें। ओके, अब इतनी सारी सारी चीज़ें देखने के बाद अब हमको ये पता चल गया कि हमारा एक्चुअली जो चीज़ हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, विच इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ एक्शन, फाइंड आउट करने की कोशिश हम कर रहे थे। तो हमें क्या मिला? यहाँ से हमको हमारा एक पॉइंट ऑफ एक्शन मिल गया, और ये है। अब जैसा स्ट्रक्चर ये है मेरा, जैसा स्ट्रक्चर हमारा ये है, मान के चलते हैं सेम स्ट्रक्चर मार्केट ने आगे की तरफ भी फॉर्म किया है। अच्छा देखो, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा वो मत करना कि अरे इतनी सारी कैंडल्स एक साथ एक ही तरह की कैंडल्स कैसे बन सकती हैं। ये सिर्फ हम टाइम बचा रहे हैं, वरना ज़रूरी नहीं है कि चार कैंडल ही हर समय हर बार आपकी उतनी ही कैंडल्स बने। आप ये मान के चलोगे कि मदर कैंडल्स के और डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट्स जो हम आपको बता रहे हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, उसके थ्रू हमें क्या मिल रहा है ना, एक पॉइंट ऑफ एक्शन मिल रहा है। मेन चीज़ है पॉइंट ऑफ, देखो जैसे हमें यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ एक्शन मिला, एक पॉइंट ऑफ एक्शन हमें कहाँ पर मिल गया, एक पॉइंट ऑफ एक्शन में मिल गया इस एक जगह पर, और आगे की तरफ हम बढ़े, एक पॉइंट ऑफ एक्शन हमारा अपसाइड की तरफ है। तो ये तीन पॉइंट ऑफ एक्शन है हमारे, जिसको कि हमने अपने फॉर्मेट से ड्रॉ किया हुआ है। प्राइस क्या कर रहा है? प्राइस ने मूव दिखाया। अब इसके चांसेस किस एक जगह से मूव करने के सबसे ज़्यादा हैं, तो हमें पता चलेगा कि लोअर टाइम फ्रेम पर ये डे टाइम फ्रेम की मार्किंग्स हैं, और ये जो कैंडल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये आप ये मान करके चलोगे कि लोअर टाइम फ्रेम की मार्किंग्स हैं या लोअर टाइम फ्रेम के प्राइस एक्शन है। तो प्राइस हमारा मूव कर रहा है ठीक ठाक, अच्छा खासा मूव कर रहा है, और मूव करते करते प्राइस हमारा हमारे पॉइंट ऑफ एक्शन पर आकर के रुक जाता है, गिर गया। अगर लो सपोर्ट है तो हाई तो रेजिस्टेंस हो सकता है ना, प्राइस हमारा इस एक जगह पर आकर के रुक गया। अब हमको मालूम है कि प्राइस में अगर थोड़ी बहुत देर तक रुकावट होगी, रुकेगा, प्राइस स्टॉप होगा, तो कहाँ से हो सकता है? यहीं से हो सकता है, यहाँ से फिर ये अपसाइड की तरफ वापस क्या हो सकता है, मे भी चांस है कि प्राइस अगर गिरे तो फिर ये इस जगह तक गिर जाए, यहाँ तक गिरे, गिर जाने के बाद में फिर प्राइस इस एक जगह से फिर अपसाइड की तरफ ऐसे करके मूव कर जाए, फिर से एक रिट्रेसमेंट, इस मूव के बाद में फिर प्राइस अपसाइड की तरफ, फिर से हम देख रहे हैं कि कोई पॉइंट ऑफ एक्शन हमारा, कोई एक डे टाइम फ्रेम का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, हायर टाइम फ्रेम का कोई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट, जहाँ से प्राइस में मूव होने के चांसेस हैं, रुकने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क है हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स। इन हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स को आपको ड्रॉ करना होगा। इन हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स को ड्रॉ करने में जो मेहनत लगेगी वो आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी इसके अंदर। अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने होंगे, हाई प्रोबेबिलिटीज रिजेक्शन पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे, ताकि जो रिट्रेसमेंट्स हैं, एक्चुअल चीज़ जो होती है रिट्रेसमेंट, वो समझ में आए, ताकि फिर जब हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करने जाए तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो हायर टाइम फ्रेम का लेवल 1 हो गया। थोड़ा सा इसको और ऊपर की तरफ अब आ जाते हैं लेवल 2 पर। लेवल 2 क्या कहता है? अभी हमने जो लेवल स्टॉक किए थे वो थे पॉइंट ऑफ एक्शन, जिसपे हमने कैंडल्स के थ्रू अपनी मार्किंग्स, कैंडल्स लाइक के एग्जांपल के लिए हमने आपको डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट का मेथड बताया, और उसके अकॉर्डिंग अपने लेवल्स हमने ड्रॉ कर लिए, तो कई सारे लेवल्स बन गए। तो प्राइस में जिस जगह से रिट्रेस होने की उम्मीद सबसे ज़्यादा है, चांसेस सबसे ज़्यादा थे, हमने उसको ड्रॉ किया। एंड जो रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट इन द सेंस के प्राइस में एक मूव करने के चांसेस जिस जगह से सबसे ज्यादा थे, हमने वो लेवल ड्रॉ करके उसको क्लियर करने की कोशिश की। तो वहां पर हमने क्या किया, कैंडल्स के फॉर्मेट का यूज किया। ठीक है, अब एक स्टेप और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं लेवल 2 पर, और ये याद रखिएगा अभी हम लोग डे टाइम फ्रेम पर ही हैं। डे टाइम फ्रेम पर रिट्रेसमेंट्स को और अच्छे से और डीप में समझने के लिए हम लोग क्या, कुछ जैसे प्राइस ने अप साइड की तरफ मूव किया, एक डाउन मूव, मूव अगेन डाउन मूव, फिर से अप मूव, अगेन डाउन मूव, अगेन अप मूव, वाइस वर्सा कर लीजिएगा इसका। अगर प्राइस हमारा नीचे गिरेगा तो फिर हम उसको अभी फिलहाल हम ड्रॉ नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम हायर हाई एंड हायर लोस ड्रॉ कर रहे हैं, अप मूव और ये डाउन मूव। ओके। ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये सोर्स ऑफ एनर्जी बनते हैं या लिक्विडिटी ग्रैब। यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इस जगह पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। इन लिक्विडिटी को कैसे समझ सकते हैं हम लोग? लिक्विडिटी समझने का सबसे, दुनिया का सबसे अच्छा जो तरीका है ना, वो है, इससे अच्छा आपको लिक्विडिटी समझाने का या समझने का कोई और औजार नहीं, कोई और टूल नहीं। यही बताए जिस जगह पर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होगी वहां क्या होता है, एक बच्चा ही बता देगा ना, वॉल्यूम्स, ब्रेकआउट होंगे। एक होता है रैंडम ब्रेकआउट, एक होता है रैंडम ब्रेकआउट।
और दूसरा होता है रैंडम ब्रेकआउट और एक सिस्टमेटिक ब्रेकआउट। ये टूल के चक्कर में ना सब बिगड़ जाता है, वो जो लय बनती है वो लय टूल। रैंडम ब्रेकआउट और दूसरा सिस्टमेटिक ब्रेकआउट। रैंडम ब्रेकआउट क्या होता है कि प्राइस ने कहीं पर भी ब्रेकआउट कर दिए, वॉल्यूम्स के जो ब्रेकआउट है ना वो कहीं पर भी हो गए रैंडम, हमें नहीं मालूम थे कि कहाँ पर होने हैं, वहीं जहाँ उम्मीद नहीं थी वहाँ वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो गए। अच्छा ऐसा होगा जब हम लोग रीडिंग्स कर रहे होते हैं ना तो देखते हैं कि कहीं पर भी वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो गए। तो ये जो रैंडम ब्रेकआउट्स होते हैं ना, ठीक है, इनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है सिस्टमेटिक ब्रेकआउट, एक सिस्टम की, लॉजिक की, एक लॉजिकल ब्रेकआउट हमारे पॉइंट ऑफ एक्शन। वो कैसे? देखो, हमें मालूम है पर्टिकुलर एक एरिया है, हमें नहीं मालूम है कि स्विंग्स यहाँ पर लगेंगे, चलो हमने ड्रॉ कर दिया ना, क्योंकि माउस हमारे हाथ में है, हम तो कहीं पर भी ड्रॉ कर देंगे। अगर हमारे माउस के कंट्रोल में मार्केट का पूरा चार्ट हो, फिर हमसे तो बड़ा अमीर ही कोई नहीं है। हमारे हाथ में है माउस, हम जैसा चाहेंगे वहाँ लिक्विडिटी बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, क्योंकि माउस मेरे हाथ में। तो हम आपको बता रहे हैं ना कि यहाँ पर देखो लिक्विडिटी है, यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, बट एक्चुअली में तो ऐसा नहीं होता। अब हमें क्या पता कि मार्केट यहाँ से पुल बैक ले लेगी, या इससे एक जगह से इसके अंदर एक रिट्रेसमेंट हो जाएगा, हमें क्या पता? कैसे पता चलेगा ये सब? देखो, इसका एक तरीका होता है काम करने का। तरीका इन द सेंस कि हम अपने लिए एक एरिया ड्रॉ करते हैं एक हमने पॉइंट ड्रॉ किया। मेरा ऐसा मानना है, हमें ऐसा लगता है कि प्राइस गिरते गिरते एक जगह से, यहां से गिरते गिरते मे भी चांस है वो अचानक से डंप करे और यहां तक आए। अगर हम सही हैं तो क्या होगा, प्राइस में भी चांस है इस जगह आकर के रुके, और बिल्कुल उसी जगह पर रुक जाए ये भी मुमकिन नहीं है। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, प्राइस इस जगह पर आए, मे बी चांस यहाँ कोई एक मदर कैंडल फॉर्म हो जाए, प्राइस लोअर टाइम फ्रेम पर कोई सपोर्ट बना दे, प्राइस में एक फेक ब्रेकआउट हो। अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड होता है, ऐसा कर सकती है मार्केट, क्योंकि हमें थोड़ी नहीं मालूम है कि मार्केट कहाँ जाएगी। लेकिन हमने अपने लिए एक लाइन ड्रॉ कर ली, और हम ऐसा सोचते हैं, या हमारा ऐसा व्यू होता है कि मार्केट को इस जगह आकर के रुकना चाहिए, यहाँ पर आकर के रुकना चाहिए, उस प्राइस अगर इस जगह पर आकर के रुक रहा है, ये एक सिम्टम होता है। सेकंड सिस्टम, यहाँ पर हम देखते हैं वॉल्यूम्स, हमें चाहिए इस जगह पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट, प्रॉपर वॉल्यूम्स के ब्रेक। अब देखो, दोनों चीजों को मिक्स करो, मैच करो। हमने एक लाइन ड्रॉ की, प्राइस मूव दिखा रहा था, प्राइस ने मूव दिखाया, वो गिरा यहाँ पर आकर के, और जैसे ही प्राइस उस जगह पर गिरा, वहां एक्चुअली वॉल्यूम्स के भी ब्रेकआउट हो गए। अब वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं, वैसे तो नॉर्मल वॉल्यूम्स आ रही थी, ठीक है, ये रैंडम ब्रेकआउट से ही तो कहीं पर भी हो रहे हैं, हमें इससे क्या लेना देना, हमें क्या मतलब। लेकिन जो लेवल हमने ड्रॉ किया था, मार्केट अगर वहां पर आई है तो उस जगह पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं। देखो, ये गौर करने वाली बात है, ये ऑब्जर्व करने वाली बात है कि यहाँ पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं। कोरिलेट करते चलिएगा सारी चीज़ों को, सारे पॉइंट्स को। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, रिट्रेसमेंट, और बातें क्या हो रही हैं, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट की। मन में ऐसा तो ख्याल नहीं आ रहा ना कि पढ़ रहे थे ये पुल बैक, ये वॉल्यूम, और कोरिलेट करते चलना आपस में। अगर डिस्ट्रैक्शन है, कुछ और काम कर रहे हो, कहीं बाहर बैठे हो, शोर शराबे में हो ना, तो हो सकता है फिर माइंड डिस्टर्ब हो। अभी आप इधर थे 5 मिनट पहले, फिर आप सोचे कि चलो ठीक है, फलानी फलाना काम कर लेते हैं। आपने हल्का सा व्हाट्सएप अपना खोल के जैसे आप अपना चेक करने लगोगे, तो वैसे क्या होगा ना, यहाँ 4-5 लाइनें और आ गई, अरे ये लाइन कहाँ से आ गई, लो हो गया, खत्म। अब कंफ्यूज हो जाओगे। तो सारी चीज़ों को कोशिश करो कंसंट्रेट होकर के सुनो, उसको जो भी बातें हम बोले ना, कंसंट्रेट होकर के सुनो, और सारी चीज़ों को कोरिलेट करते चलो, आपस में जोड़ते चलो। याद रखना, हम लोग डिस्कशन किस बात पर कर रहे हैं, रिट्रेसमेंट्स। अब यहाँ पर जैसे ही प्राइस हमारे लेवल पर आया, हमारे प्री डिफाइंड एरिया पर आया, यहाँ पर देखो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट अब यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने जो एरिया ड्रॉ किया है, यहाँ पर एक्चुअली लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, लिक्विडिटीज ग्रैब हो रही है। चांसेस है ना कि या तो प्राइस इसी एक जगह से, इस एक जगह से, या तो ये ऊपर की तरफ चला जाए, या तो फिर अगर गिरा तो फिर बहुत बेहतरीन मूव आए। हमने क्वेश्चन लिखा था ऊपर, व्हाट इज रिट्रेसमेंट। एक्चुअली ये होता है रिट्रेस। प्रैक्टिकल मार्केट में इसका यूज करना और सिर्फ बातें करना, दोनों अलग चीजें हैं। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो भी चीजें हम बोलें वो प्रैक्टिकल हो, सिर्फ बातें ना हो, सिर्फ थ्योरी ना हो। मार्केट में अगर जाओ तो वो चीजें काम करें, अच्छे से काम करें, बिना किसी फालतू इंडिकेटर के। वो सारी चीजें आपको आपके फायदे में यूज हो, उसको यूज कर पाओ, उसका फायदा उठा पाओ। एक जब हमने लेवल ड्रॉ किया, वहां पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए, तब हमको समझ में आया कि इस एक जगह पर प्राइस में मूव होने के चांसेस सबसे ज्यादा थे, इस एक जगह से, यहाँ से। तब हमको समझ में आया कि एक चीज जो भी मैंने आपको बताई, वो थी कैंडल्स के थ्रू अपने पॉइंट ऑफ एक्शन ड्रॉ करना, और कैंडल्स के थ्रू हमने रिट्रेसमेंट को समझा। उसके बाद में अपने प्री डिफाइंड एरिया पर
वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट जब होते हैं तो वहां पर रिट्रेसमेंट्स को हम लोग कैसे देखते, एक चीज हो गई जो कि थी हायर टाइम। ये धीरे धीरे करके हम क्लियर करेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि बस हम अ, एक ही दिन की क्लास में सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर देंगे। एक्चुअली काफ़ी ब्रॉड चैप्टर है, धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें आपको क्लियर करते चले जाएंगे। ये हो गया, ये था हायर टाइम। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। लोअर टाइम फ्रेम पर आ गए। अब हम लोअर टाइम फ्रेम से रिट्रेसमेंट को समझ रहे हैं। ये हायर टाइम फ्रेम जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है लोअर टाइम फ्रेम के रिट्रेसमेंट्स। लोअर टाइम फ्रेम के रिट्रेसमेंट्स में क्या होता है उनको थोड़ा समझना है। हमने आपसे एक बात कही थी, थोड़ा सा महीन काम होता है क्योंकि माइक्रो लेवल पर आकर के हम काम कर रहे हैं। प्राइस ने एक मूव हमें लो से लेकर के मार्केट अपसाइड की तरफ, वहां से एक लो ये लगा अगेन, इसके बाद में फिर से एक ये स्विंग बना। जब हम ड्रॉ कर देते हैं अपनी लाइंस को तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन एक्चुअली स्विंग हाई और स्विंग लोज ड्रॉ कैसे किए जाते हैं। अब हम लोग रिट्रेसमेंट की बात करते करते स्विंग कहाँ रिट्रेसमेंट और कहाँ स्विंग हाई स्विंग लो, इनका लेना देना आपस में लिंक, क्योंकि कोई भी जब पुल बैक होगा, हमारा कोई भी रिट्रेसमेंट जब होता है तो वो बिना स्विंग हाई या फिर बिना स्विंग लो के मुमकिन नहीं है। इसलिए इसको समझना बड़ा जरूरी है। अगर हमने स्विंग हाई स्विंग लो को समझ लिया ठीक से तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ कुछ हमको रिट्रेसमेंट्स समझ में आए। एक होता है मार्केट चल जाने के बाद हम उसको देख रहे हैं, हम उसके एनालिसिस कर रहे हैं, अच्छा हाँ यहाँ पर देखो ये एक रिट्रेसमेंट हुआ, नीचे की तरफ मार्केट आई है, यहाँ पर देखो एक रिट्रेसमेंट हुआ, इस जगह पर एक रिट्रेसमेंट हुआ, प्राइस देखो नीचे की तरफ आया, एक यहाँ पर देखो प्राइस कहीं ना कहीं से तो आया ही होगा, ये एक देखो ये रिट्रेसमेंट हुआ है। तो ये होता है मार्केट चल जाने के बाद उसमें अपना सामर्थ्य खुद को बताना। कोई भी प्राइस रीड करना था खुद में ही हम खुश होते हैं देख देख के। अब जब हम लाइव मार्केट में बैठे तो कैसे समझ में आएगा कि देखो ये स्विंग हाई बन सकता है या ये स्विंग लो बन सकता है, यहाँ से प्राइस हमारा रिट्रेस कर सकता है। इसको समझने के लिए फिर हमें स्विंग हाई स्विंग लोज की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमने कुछ फॉर्मेशंस का जिक्र आपसे किया था। ये जो फॉर्मेशंस होती हैं टोटल 4 कैंडल्स से मिल करके फॉर्मेशन तैयार होती है अपनी। ये 4 कैंडल्स क्या बताती हैं, एक प्रॉपर जो 4 कैंडल्स में ना एक फॉर्मेट है। ये जो हम कैंडल्स का एक डिज़ाइन एक स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे, 4 कैंडल्स से मिल करके एक फॉर्मेशन बनती है। तो ये सिर्फ यही एक फॉर्मेशन नहीं होगी, इस तरह की कई सारी फॉर्मेशन है जिनसे कि हम लोग स्विंग हाई स्विंग लो तय करते हैं। उन कई सारी फॉर्मेशंस में ये होती है, 4 कैंडल से मिल करके बनती है, हम इसे कहते हैं 4 लाइन। 4 लाइन फॉर्मेशन से कहा जाता है। 4 लाइन फॉर्मेशन में देखो होता क्या है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। 4 लाइन फॉर्मेशन टाइम लग गया ड्रॉ करने में इसको। इसकी एक खास बात होती है, एक वैलिड, दूसरा इनवैलिड। ये जो 4 कैंडल्स के साथ ये फॉर्मेशन बनी है, इसका एक दूसरा वेरिएशन क्या होता है, सेकंड वेरिएशन है। सेकंड वेरिएशन में हम ये मान करके चलते हैं कि प्राइस में देखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट कौन सी कैंडल होती है हमारी, इसका हम मार्क करते हैं लो। अब इस लो के पास में क्या हो रहा है, हमें ये देखना है कि क्या ये लो ब्रेक हो रहा है या नहीं ब्रेक हो रहा है। इसमें भी देखो ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि अच्छा हाँ फॉर्मेशन तो सेम ही है। फॉर्मेशंस में जैसे लो के यहाँ पर ब्रेकआउट में भी चांस है, आपके सामने एक ऐसी फॉर्मेशन है जिसमें वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट, प्राइस के ब्रेकआउट हो ही ना, प्राइस हमारा अपसाइड में भी चांस है अपने पास ऐसी फॉर्मेशन आए जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट ही ना हो, प्राइस हमारा डाउन साइड की तरफ प्रॉपर क्लोजिंग कर दे। मे भी चांस से अपने पास एक ऐसा फॉर्मेशन हो जिसमें प्राइस और लो भी ब्रेक, ये चारों ही अलग अलग बातें हैं, अलग अलग फॉर्मेशन हैं। जब भी सेकंड वाली कैंडल, ये देख रहे हो ना, जब भी सेकंड वाली कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा, हम ये मान करके चलेंगे कि अभी तक स्विंग लो लगा नहीं है। जब तक प्राइस हमारी सेकंड वाली कैंडल के ऊपर नहीं निकल जाएगा, हम ये मान करके चलते हैं कि अभी अप लेग की शुरुआत नहीं हुई है। समझिएगा, जब तक प्राइस हमारे स्विंग लो को प्रिपेयर नहीं करेगा इस फॉर्मेशन के थ्रू, 4 लाइन फॉर्मेशन के थ्रू, सेकंड वाली कैंडल के लो के नीचे जब तक प्राइस हमारा ब्रेकआउट नहीं करेगा, या तो ब्रेकआउट कर दे नहीं तो प्रॉपर वे में क्लोजिंग कर दे। क्लोजिंग करने के बाद में नेक्स्ट कैंडल में ही प्राइस को अप साइड की तरफ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल में, अगर नेक्स्ट कैंडल में नहीं जा रहा तो इसके बाद वाली कैंडल में प्राइस को अप साइड की तरफ मूव दिखाना होगा। अगर प्राइस अप साइड की तरफ मूव दिखा रही है तो हम ऐसा मान करके चलेंगे कि ये स्विंग लो की हरकत, ये वाली जो है स्विंग लो की हरकत पूरी हो गई। अब जब यहां से प्राइस हमारा हाई की तरफ बढ़ता है ऊपर की दिशा में, तो यहां पर अप मूव की शुरुआत, चाहे वो डाउन में हो वाइस वर्सा हो जाएगा, बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। हमने यहाँ पर क्या लिखा था, सॉरी, यहाँ या तो विक नहीं तो फिर दोनों चीजें देख रहे हैं ना, या तो विक्स हो नहीं तो फिर क्लोजिंग, प्रॉपर वे में क्लोजिंग चाहिए।
क्लोजिंग हो रही है तो ये और भी अच्छी बात है। लोअर टाइम फ्रेम पर रिट्रेसमेंट्स को समझने के लिए हम इन 4 लाइन फॉर्मेशंस का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होती हैं। एक फॉर्मेशन आपको, या इसी को कॉपी कर लेते हैं ना। प्राइस अपसाइड की तरफ मूव कर रहा था, एक कैंडल और बनी, एक अच्छा खासा मूव आया, है ना। प्राइस ने जो सेकंड वाली कैंडल थी इसको ब्रेक कर दिया। हुआ क्या, यहाँ पर एक सबसे जरूरी बात जो थी वो है हायर हाई लग गया। हायर हाई लगते ही अगर थर्ड कैंडल में मार्केट हमारी अपसाइड की तरफ निकल रही है तो निकल जाए, ठीक है, फिर कोई बात, फिर तो कंटिन्यूएशन में आ गया ना। प्राइस देखो ऊपर की तरफ निकलता चला जा रहा है, फिर तो कंटिन्यूएशन में आ गया। अगर प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ नहीं निकल रहा है, उसने एक कैंडल ऐसी बनाई कि जिसने सेंटर वाली कैंडल का बिल्कुल लो नीचे की तरफ ब्रेक कर, मार्केट एकदम नीचे की तरफ चली गई, क्लोजिंग कर दी। और इसके जस्ट बाद में, जस्ट बाद या फिफ्थ कैंडल में, यहाँ से काउंट करेंगे तो फिफ्थ कैंडल, और इस कैंडल से लेंगे तो फिर हमारी थर्ड कैंडल अप साइड की तरफ निकल जाए एक ग्रीन कैंडल। तो क्या होता है कि एक रिट्रेसमेंट का पूरा जोन हम मान करके चलते हैं कि मार्केट ने कंप्लीट कर दिया, एक अच्छा खासा एरिया यहाँ से ड्रॉ हो गया, मतलब स्विंग लो लग गया और लो के बाद में मार्केट हमारी अपसाइड। बट सेम चीज अगर इस कंडीशन में होती, जैसे यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है ना, कि सेंटर वाली कैंडल फॉर्म तो हो रही है, यहाँ ब्रेकआउट नहीं हो, प्राइस हमारा कंटिन्यू अपसाइड की तरफ, तो पता क्या होता है, इसके अंदर मूव्स होते नहीं हैं। अब स्विंग्स लगते नहीं हैं, क्योंकि जो हमारी सेकंड वाली कैंडल है उसके नीचे तो मार्केट आई ही नहीं। तो हुआ क्या, ये बिल्कुल अप लेग हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, हाई लो, ये जो सेकंड वाली कैंडल है ना, ये स्विंग हाई, और ये जो थर्ड वाली कैंडल है ये स्विंग लो, इसको रिप्रेजेंट कर, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो। अगर प्राइस एक स्विंग लो लगा करके उसके लोस को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ में सेकंड वाली कैंडल एज अ रेजिस्टेंस अगर रिएक्ट करती है और मार्केट अपसाइड की तरफ क्लोजिंग कर देती है, तो हम ये मान करके चलते हैं कि प्राइस ने एक अपना रिट्रेसमेंट का पूरा जोन कर लिया है कंप्लीट। प्राइस एक्शन या फिर अपने सेटअप के अकॉर्डिंग हमें इस एक जगह पर या यहाँ पर कहीं एक एंट्री प्लान करनी है। अगर मैं इस जगह पर अपनी एक एंट्री प्लान करनी है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो रिट्रेसमेंट्स के पॉइंट हो रहे हैं, ये रिट्रेसमेंट देखो इनका फायदा कैसे उठाया जाता है। हमें एक एंट्री प्लान करनी है, बट मार्केट ने क्या किया ना, एक हायर हाई लगा दिया, हायर हाई लगाने के साथ साथ में ग्रीन कैंडल लगा दी, कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, बन रही हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर ये रेड कैंडल बनी तो सपोर्ट बना दिया। अगर ये सपोर्ट हमारा प्रोटेक्टेड है, अगर ये सपोर्ट हमारा प्रोटेक्टेड है, तो हम क्या कर सकते हैं ना, इस स्विंग हाई के ब्रेकआउट से पहले ही एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते। इसके एवज में होगा क्या, हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिल जाए, और जो स्टॉप लॉस होता है वो प्रॉपर हम लोग स्विंग के नीचे अपना रख लिया। बट इसके अगेंस्ट अगर मार्केट रिट्रेस नहीं कर रही है, मतलब कि ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है, हमें एंट्री किस पर लेनी है, एक रिट्रेसमेंट पर। इनफॉर्मेशन के थ्रू क्या होता है ना, हमें एक रिट्रेसमेंट का पता चलता, इनफॉर्मेशन के थ्रू हमें एक रिट्रेसमेंट का पता चलता। बट अगर प्राइस रिट्रेस नहीं हो रहा, वो डायरेक्ट अप साइड की तरफ भाग रहा है, मतलब कि रिट्रेसमेंट नहीं है, हमें वेट करना होगा। अगर प्राइस इस तरह से डायरेक्ट मूव करता हुआ चला जा रहा है तो इसमें नुकसान क्या है, अगर मूव कर रहा है तो फिर ट्रेड कर दो, करो ना ट्रेड आप। लेकिन अगर हम ये देख रहे हैं कि प्राइस ने अगर रिट्रेसमेंट नहीं किया और आप यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर दोगे, तो रिट्रेसमेंट तो होता है, ये तो नेचुरल है, अभी नहीं तो बाद में। ये रिट्रेसमेंट अगर अभी नहीं हुआ तो फिर बाद में होगा, बाद में हुआ तो और बड़ा रिट्रेसमेंट होगा, तो स्टॉप लॉसेस जाने के चांसेस रहते हैं। बट ट्रेड हम एग्जीक्यूट अगर कर रहे हैं एंड वहां पर हमें रिट्रेसमेंट्स दिख रहे हैं, तो मन में कम से कम ये तसल्ली, ये कॉन्फिडेंस तो रहता है ना कि हाँ, एक रिट्रेसमेंट पूरा हो गया। अब अगर हम इस वाले स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे तो चांसेस आर वेरी लो कि हमारा मार्केट स्टॉप लॉस ले, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये हमारा एक लो बन सकता है। ये एक रिट्रेसमेंट है, मार्केट ने यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया, इससे एक जगह पर एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ। क्या इस रिट्रेसमेंट की समझ से हमारे ट्रेड्स बेहतर हो सकते हैं? ये देखो स्विंग ये कंटिन्यू हो रही है, मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, आप किसी भी एक रेड कैंडल के थ्रू ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हमें चाहिए प्रॉपर एक स्विंग, हमें चाहिए रिट्रेसमेंट्स, इन रिट्रेसमेंट्स के थ्रू ही हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपना, जिससे कि हमारे ट्रेड्स और बेहतर और मजबूत, उनमें उनकी एक्यूरेसी बढ़ती है, उनका स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। स्मार्ट मनी हो, प्राइस एक्शंस हो, या फिर किस कोई भी आपका कॉन्सेप्ट हो जिसके थ्रू आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, ये रिट्रेसमेंट हर हाल में, हर कंडीशन में, हर टाइम फ्रेम में, किसी भी दुनिया का कोई चार्ट हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, स्टॉक हो, डेरिवेटिव्स हो, एमसीएक्स हो, कोई हो, यूएस स्टॉक मार्केट हो, कोई चार्ट हो, हर जगह ये वैलिड होता है। हमें रिट्रेसमेंट्स का यूज करना ही है, समझ गए ना। अभी हम और आगे की तरफ अगर बढ़ा देंगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। 20 तरह की चीजें हमने कहा ना, कई सारी फॉर्मेशंस होती हैं लोअर टाइम फ्रेम पर, बहुत सी फॉर्मेशंस हैं जिसके थ्रू हम लोग अपनी रीडिंग्स को आसान बनाते हैं।
तो अभी हमने क्या किया, आज क्या किया, उन कई सारी फॉर्मेशंस में से इस एक फॉर्मेशन को, फोर लाइन फॉर्मेशन के बारे में हमने आपको बताया। इस फोर लाइन फॉर्मेशन के थ्रू हम लोग रिट्रेसमेंट्स को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ये बताया। रिट्रेसमेंट होना क्यों ज़रूरी है, और विदाउट रिट्रेसमेंट अगर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो किस तरह से हार्मफुल होता है हमारे ट्रेड्स के लिए, ये हमको समझ में आया। तो अभी जितनी भी चीज़ें हमने बताई आपको, जितनी भी चीज़ें बताई हैं, आपका काम है इन सारी चीज़ों को यहाँ से लेकर के, चाहे ये हायर टाइम फ्रेम की हो, चाहे लोअर टाइम फ्रेम की हो, इन सारी चीज़ों को आपको देखना है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। लाइव मार्केट में हम लोग फोर काइंड ऑफ फॉर्मेशंस बताई थी। अब देखो ये जितनी भी हमने फॉर्मेशंस यहाँ पर, एक दो तीन चार पांच हो गई। वेरिएशन हम जितने ड्रॉ करते चले जाएंगे उतने फॉर्मेशंस बनते चले जाएंगे। अभी इसका जस्ट आप अपोजिट कर दो, वो हो रहा होगा ना, एक मन में क्वेश्चन आता है कि ये तो चलो ग्रीन हो गई या अप साइड के फॉर्मेशंस हो गए, लोअर टाइम फ्रेम पर क्या होगा, सॉरी लोअर बता रहे हैं, डाउन मूव्स की फॉर्मेशंस कैसी होंगी, इसको आप अपोजिट कर लेना, वाइस वर्सा, जहाँ ग्रीन है वहाँ रेड, जहाँ रेड है वहाँ ग्रीन। ये स्विंग हाई का हमने बताया, आप स्विंग लो का कंसिडर, इतना सा काम आपको करना है। और लाइव मार्केट इसके, ये रिट्रेसमेंट्स हम फिर से कह रहे हैं, एक क्लास में पूरी होने वाली चीज़ नहीं है। रिट्रेसमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं, थोड़ा सा मेहनत मांगेंगे। कॉन्सेप्ट देखो दिमाग में हमारे है, लेकिन अब हम उसको जब हम क्लियर करने आ रहे हैं तो छोटे छोटे एलिमेंट्स को भी हमें उसके साथ ऐड करना पड़ता है, हमें विक्स को भी देखना, हमें क्लोजिंग को भी देखना, कई सारी चीज़ों को मिक्सअप करने के बाद में हम लोग किसी रिट्रेसमेंट को समझ सकते हैं। आप लोग एक काम करो, रीज्वाइन करिए और फिर लाइव मार्केट में हम लोग कुछ स्टॉक्स पर देखते हैं इसको। हमने भी क्या बताया था आपको, फॉर्मेशंस जो थी कुछ इस तरह की दिख रही थी, एक ये ग्रीन, अगेन ग्रीन, एक ब्लैक के बाद में फिर से एक करेक्ट है। तो ये क्या होता है, हमारा एक स्विंग रेडी हो गया। ये इस तरह से इन दो कैंडल्स ने ये प्रूव किया। हमें देखनी क्या है, इन चार कैंडल्स को देखना है। ओके, चलिए आप इसको देखो सिर्फ। यहाँ पर क्या हो रहा है, रेड, रेड, ग्रीन। अब अगर हम इसको मार्क कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेकआउट दिखेगा, बहुत माइन्यूट सा है। हाई कितना है इसका, विवेक स्क्रीन पर मत लिखिए। हाई कितना है, 6, 15, 30। ये 5 पैसे का है, सेंट्स का बोल सकते हैं। हुआ क्या कि इस एक जगह से हमें रिट्रेसमेंट्स के आसार हैं। प्राइस ने क्या किया, हाई, लो, टेक्निकली एक ये नया हाई स्विंग के साथ में, है ना। हुआ क्या कि ये वाला जो लो है, ये नया लो पॉइंट है। देखो हो क्या रहा है कि प्राइस ने यहाँ पर एक स्विंग लगाया, ठीक, इस स्विंग को प्रोटेक्ट किया गया, ये प्रोटेक्टेड है। अगर ये स्विंग हाई हमारा प्रोटेक्टेड है तो फिर मार्केट के मूव करने के चांसेस किस दिशा में सबसे ज्यादा हैं। इतनी छोटी सी कैंडल है ना, देखो बहुत बिल्कुल 5 सेंट्स का हमने यहाँ पर कैंडल को कंसीडर कर लिया है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मार्केट, रनिंग मार्केट में थोड़े से एग्जांपल मिले, अदरवाइज हम क्या करते, 5 सेंट्स कुछ कोई बहुत बड़ी कैंडल नहीं होती है, हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन बस समझो आप इस चीज़ को, टेक्निकली तो ये फॉर्मेशन है ना अपनी। अब यहाँ से क्या हुआ कि फॉर्मेट कंप्लीट हो जाने के बाद में मार्केट ने अपने स्विंग को प्रोटेक्ट किया। अब चांसेस ये है कि फिर अगर हाई प्रोटेक्टेड है, यानी कि लो ब्रेक हो सकता है, और एक स्विंग हमारे यहाँ पर लगा, एक जो नया स्विंग है। अब ये रेड वाली कैंडल ऊपर निकल गई तो फिर हम लोग स्विंग को यहाँ पर कंसिडर करेंगे। इसके बाद से मार्केट डाउन साइड की तरफ। अब देखो लाइव मार्केट हम इसको कैसे समझते हैं, ये नीचे की तरफ आया। अब हम ऐसा मान करके चलेंगे कि ये जो पुल बैक का नाटक था, ये जो पुल बैक्स था, ये हुआ कंप्लीट, और ये भी डाउन मूव, डाउन लेग। अगर मार्केट ने इस वाले सपोर्ट के नीचे जाकर के कोई एक मूव दिखाया, जैसे हमने ड्रॉ किया ना, अगर इस सपोर्ट के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग कर दी तो ये और प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ से ये जो पुल बैक था ये कंप्लीट हो चुका, एंड अभी ये डाउन लेग्स की शुरुआत, ये कॉन्टिन्यूटी, अब ये कंटिन्यू रहेगा, डाउन लेग कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि हाई प्रोटेक्टेड है। अभी बहुत कम चांस है कि फिर मार्केट हाई ब्रेकआउट करे। ज़्यादातर क्या होगा कि चलो हम लोगों ने एक सपोर्ट बनाया, देखो एक मेंटेलिटी क्या होती है काम करने की, सपोर्ट बन गया, ठीक है, यहाँ से प्राइस सपोर्ट ले रहा है और देखो ग्रीन कैंडल बन रही है, बाई कर लो, ऐसा रहता है। लेकिन जब आपको ये सारी चीज़ें मालूम होंगी, स्विंग बन रहा है, स्विंग लो बना, हाई बना, ओके, भले ही ग्रीन कैंडल बने लेकिन प्राइस के गिरने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं।
तो आप सेल करते हो फिर। अब यहाँ पर जो रिस्की होगा, पता है क्या करेगा? एक यहाँ पर लगाएगा एंट्री अपनी, इस एक जगह पर स्टॉप लॉस लगाएगा यहाँ पर, स्विंग हाई पर, और करेगा ट्रेड। खत्म बात। हम आपको, चलिए, अब ये जितना ऊपर जाए, अगर रिट्रेस हो रहा है ना तो फिर हो जाए, क्योंकि हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिट्रेसमेंट का पूरा वो जो जोन था वो कंप्लीट है। हालांकि ये मालूम है कि कंफर्मेशंस तभी है जब प्राइस हमारे स्विंग को ब्रेक करे, अदरवाइज क्या है, अभी तो ब्रेकआउट हुए ही नहीं है। प्राइस जब इसके नीचे निकलेगा, मोमेंटम शुरू होने की जो एक्सपेक्टेशन है तब होती हैं। लेकिन फिर भी ट्रेड करना है, यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी एंट्री ली, अप साइड की तरफ अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, क्योंकि हाई पर जाने के चांसेस कम है, स्विंग हाई टूटने के चांसेस कम है। अब ट्रेड करो। देखो, मज़ा तब आता है काम करने में। ऐसा नहीं कि बैक टेस्ट, यहाँ पर हो गया, यहाँ अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये देखो ये बना, हाँ हाँ, यहाँ पर ट्रेड करते तो ऐसा हो जाता, यहाँ ट्रेड करते वैसा हो जाता। जब लाइव मार्केट में काम करोगे तो उसका इम्पैक्ट ही हमारी साइकोलॉजी के ऊपर अलग पड़ता है। थोड़ा सा स्ट्रांगनेस खुद के ऊपर, कभी डाउट होगा, कभी हम कॉन्फिडेंट होकर डाउट होगा, कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन आखिरी में खुद के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होगा। आप कॉन्फिडेंट होकर के बाहर निकलोगे अगर लाइव मार्केट में काम कर रहे हो। नवल माइक का नोट कीजिए अपना। क्वेश्चन आंसर अभी मत कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें हमें क्लियर करनी वो हम क्लियर कर लें। नवल, नवल आवाज़ आ रही मेरी? ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए फिर। चलो, एक तो एग्जांपल ये है, मेटा का चार्ट है, देखते रहना इसको। दूसरा देते हैं टेस्ला। टेस्ला में क्या है? रेड, ग्रीन, रेड, सेम फॉर्मेशंस हैं। हाई, लो, हाई। देख रहे हो ना, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ अपनी फॉर्मेशन के थ्रू एक हाई मार्क किया। इस हाई को आप लोग समझ रहे होगे कि हमने मार्किंग यहाँ पर क्या की है और किस तरह से हम इसको देख रहे हैं। बहुत नॉमिनल सी चीज़ें हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमने इसकी डीप एनालिसिस नहीं की ना, हम हाई टाइम फ्रेम पर, हाई टाइम फ्रेम पर भी नहीं गए। हो क्या रहा है कि एक स्विंग एरिया, यहाँ पर देखो, ये स्विंग लगा, ये रेड कैंडल, रेड कैंडल। अब क्या हुआ, इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, मतलब कि ये लो और ये है हाई, ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई। क्या फॉर्मेशन के थ्रू हम लोग इस रिट्रेसमेंट को समझ पाए कि प्राइस ने गिरते गिरते एक रिट्रेसमेंट दिखाया, गिरते गिरते एक रिट्रेसमेंट दिखाया हमको इस एक जगह पर, है ना? वापस से क्या हो सकता है, अगर इसने लो ब्रेक कर दिया, मतलब वही जो भी मेटा में चल रहा है, अगर नीचे की तरफ मार्केट गई, कम से कम हमें ये तो पता चला कि हाँ ये एक रिट्रेसमेंट जोन है, ये एक रिट्रेसमेंट जोन है। अब अगर हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, चाहे वो बाई का हो चाहे सेल का हो, अगर हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो अगर हम यहाँ से करते हैं, चांसेस है ना एक तरफा मूव पाने के, कम से कम स्टॉप लॉस सेफ रहने के चांसेस तो रहेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाने वाली, इतनी जल्दी नीचे की तरफ भी नहीं गिरने वाली, ये भी साइड में रहेगी। लेकिन कम से कम हमें इतना पता चला कि ये एक रिट्रेसमेंट था। और रिट्रेसमेंट्स पर हमें बिहेव कैसा करना होता है, वेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पेशेंस के साथ, सिर्फ वेट। हमने क्या किया, स्विंग हाई मार्क कर लिया। मार्केट आपको बार बार दिखाएगी कि यहाँ से देखो ये ऊपर जाने वाली है, यहाँ से नीचे जाने वाली नहीं, करने तो जो करना है उसको। हमने हाई मार्क कर लिया, हमने इसका लो मार्क कर लिया, प्राइस गिरा, एक रिट्रेसमेंट। अब करना क्या है, यहाँ पर सपोर्ट टूट रहा है, जैसे ही आपका ये रिट्रेसमेंट का पॉइंट, जैसे ये पुल बैक का पॉइंट ब्रेक हो रहा है, हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। इसका फ़ायदा सिर्फ इतना होता है, सिर्फ नहीं बहुत फ़ायदा होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि एसएल जाने के चांसेस कम रहते हैं अगर हमने इस जगह को आइडेंटिफाई करके यहाँ से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो, कि रिट्रेसमेंट पर ही हमने अपनी एंट्री ली है। अब अगर यहाँ से प्राइस ने मूव दिखाया, अगर इस एक जगह से प्राइस ने मूव दिखाया यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है कि फिर प्राइस यहाँ से वापस आकर के मेरा स्टॉप लॉस लिए, चांसेस कम रहेंगे। फिर नीचे आने के बाद में नया स्विंग बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर। है ना? इसी वजह से जो स्टॉप लॉसेस होते हैं ना, स्विंग के ऊपर के स्टॉप लॉसेस, ये हमारे सेफ स्टॉप लॉस होते हैं। मेटा है, मेटा को भी देखते रहना इसमें क्या हरकतें हो रही हैं। अप मूव करने के चांसेस बहुत मिनिमम से, और गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। टेस्ला, दूसरा देखते हैं। सिर्फ फॉर्मेशंस के थ्रू हम लोग चल रहे हैं अभी। यहाँ देखो क्या हुआ, ये दो ग्रीन कैंडल बनी, और ये हम फिर से बोल रहे हैं, हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस हमने की नहीं। आज का ट्रेंड क्या है, इसकी भी एनालिसिस हमने इतनी नहीं की। ओवरऑल देखा जाए तो अभी का जो चांस एक्सपेक्टेशंस है ना, अभी तो मार्केट लगभग लगभग क्लोज ही होने वाली है।
है ना, आधे से ज़्यादा चार्ट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन लाइव मार्केट, प्रैक्टिस इसकी करना। अभी जब क्लास ख़त्म हो जाए ना आपकी, तब इसकी प्रैक्टिस करना। देखो हाई, यहाँ देखो दो ग्रीन कैंडल, ग्रीन ग्रीन, दो ग्रीन, लो, एक लो और एक, नहीं अपने मार्क नहीं कर सकते। देखो यहाँ इन तीन कैंडल्स का चार कैंडल्स का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। हम्म, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। एक, दो, तीन, सेकंड कैंडल टूट गई। हाई, हाई, ओके, हाई, लो, और ये हाई है, ठीक है सही है। लो, हाई, अगेन लो, फॉर्मेशंस में सबसे हाई ये वाला पॉइंट, लो ये वाला पॉइंट, ठीक है। लगभग लगभग वो भी सारे चार्ट एक ही तरह से मूव कर रहे हैं। इतनी जल्दी देखो प्राइस यहाँ से जाने वाला नहीं है। एक मूव है, मे बी एक अप लेग की तरफ मार्केट जाने के बाद में फिर से नीचे की तरफ ही गिरे। स्विंग लो तो है देखो यहाँ पर, एक तरह से ज़बरदस्ती हम नहीं कह रहे कि जहाँ पर भी फॉर्मेशंस बने मार्क कर लेना चाहिए, है ना, क्योंकि टेक्निकली देखें तो यहाँ पर दूसरी ही कहानी चल रही है। कि एक ये ब्लैक वाली कैंडल, इसके अंदर देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच कैंडल्स बन रही हैं। वॉल्यूम्स के भी देखो लगातार ब्रेकआउट हो रहे हैं। तो इतनी जल्दी तो प्राइस के ब्रेकआउट नहीं होने वाले। प्लस ये तीनों ही कैंडल्स हमें क्या शो कर रही हैं, एक तरह का रिट्रेसमेंट का जो एरिया होता है ना। याद है हमने आपको क्या बताया था। कि एक हमने अपना पॉइंट ऑफ एक्शन मार्क किया, हमने अपना एक फॉर्मेशन मार्क कर ली, फॉर्मेशन, चार कैंडल्स वाली जो फॉर्मेशन अभी हमने आपको बताई हमने मार्क कर ली। अब हमारा ऐसा मानना है कि प्राइस की जो रिट्रेसमेंट्स की जोन है वो यही है, यहीं पर होना चाहिए। लेवल्स तो ड्रॉ है। अब इसी लेवल पर देखो वॉल्यूम्स के भी लगातार ब्रेकआउट हो रहे हैं, वॉल्यूम्स के लगातार ब्रेकआउट हो रहे हैं, वॉल्यूम्स के लगातार ब्रेकआउट हो रहे हैं, मतलब कि ये कंफर्मेशंस हैं, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशंस हैं। वही हो सकता है जैसा कि हमने मेटा में देखा था, और जैसा हमने उसमें देखा था टेस्ला में। सपोर्ट पर अगर वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रही हैं, मतलब कि स्विंग्स के जो काम हो रहे हैं। यहाँ देखो एक स्विंग हाई लगा, लो, लो, ये हाई, है ना, ये स्विंग एरिया। और अगेन देखो ये प्रॉपर सपोर्ट्स के पॉइंट्स हैं। अब अगर मार्केट हमारे लेवल को आकर के नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है, बहुत ज़्यादा चांसेस है फिर वापस फिर ये ऊपर की तरफ नहीं आएगी। अभी देखते हैं थोड़ी देर में इसको। कार्निवाल कॉर्पोरेशन, अच्छा कार्निवाल कॉर्पोरेशन को आप ऐसे देखो, जैसे डे टाइम फ्रेम पर गए, हमें चाहिए क्या, हायर टाइम फ्रेम का एक एग्जांपल मिलता तो अच्छा रहता। देखो ये डे टाइम फ्रेम की मार्किंग है एप्पल की। इस पर हमने क्या बताया था आपको, कि प्राइस जब मूव करने के बाद, मूव करने के साथ साथ अपने इस एरिया तक आ रहा है, मूव करने के बाद में जब इस एरिया पर आ रहा है, तो ये किस एक एरिया पर आकर के अगेन एंड अगेन रिजेक्ट हो रहा है। ये पॉइंट वही है जो कि डे टाइम फ्रेम पर अभी हम लोगों ने मार्क किया। अभी इससे पहले देखो हमने इस वाली फॉर्मेशन को मार्क नहीं किया था। हम्म, तो वो अमेरिकन एयरलाइंस पर और कार्निवल कॉर्पोरेशन, क्योंकि यहाँ पर डे टाइम फ्रेम पर कोई एरिया था नहीं। ज़बरदस्ती मार्क नहीं कर सकते कि हमने लाइन उठाई और कहीं भी मार्क कर दिया, तो ये गड़बड़ हो जाएगा फिर। अमेरिकन एयरलाइंस में भी नहीं है एरिया, एप्पल के अंदर है ना, एक स्विंग पॉइंट हमको पूरा का पूरा मिल रहा है, तो हमने उसको मार्क किया। अब लोअर टाइम फ्रेम पर, अब आप देख लो, अगर प्राइस हमारा पुल बैक कर रहा है तो वो कहाँ से कर रहा है। एक रिट्रेसमेंट अगर लग रहा है तो फिर वो किस जगह से लग रहा है। गिरते गिरते मार्केट यहाँ पर, है ना, पुल बैक हुआ, फिर एक यहाँ पर रिट्रेसमेंट। अब अगर ये रिट्रेसमेंट्स हो रहे हैं, अगर ये रिट्रेसमेंट्स हो रहे हैं, तो फिर चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे हम लोगों के ट्रेड्स के हमारे फेवर में जाने के, अगर हम ट्रेड्स को अपने इस पुल बैक वाले जोन पर करेंगे। हम अगर इस जोन पर करते हैं काम, अगर ये सही है तो क्या हो सकता है, फिर लेवल्स के ब्रेकआउट, वॉल्यूम्स के, वॉल्यूम प्राइस जैसे हमारे लेवल को टच करेगा, हमें वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट दिखेंगे। प्राइस जैसे हमारे लेवल को टच करेगा, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट, लेवल को टच करेगा, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट। और यही चीज़ हमने डे टाइम फ्रेम पर भी बताई थी। हमने अगर एरिया को ड्रॉ किया है, तो प्राइस जब उस लेवल को टच करेगा, हमारे उस लेवल को टच करेगा, तो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हमें दिखेंगे, चाहे हाई टाइम फ्रेम हो चाहे वो लोअर टाइम फ्रेम। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक काम करना आप लोग, ये जो हमने फॉर्मेशंस ड्रॉ किए हैं अभी, इन सभी फॉर्मेशंस को आप भी अपनी फाइल में ड्रॉ कर लेना, उसको अच्छे से आप मेंटेन करोगे, बढ़िया से देखोगे। और इसके ऊपर एक क्लास हम और लेंगे, तो जो जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं ना वो हम उस क्लास में रखेंगे।
सारे क्वेश्चन आंसर्स। या जो सैटरडे की क्लास होगी ना, उसको हम सैटरडे की क्लास में यही काम हम लोग करेंगे। पुल बैक्स के ऊपर छोटी छोटी चीज़ें तो हो, कुछ कुछ बातें और हैं। जैसे हमने एक ये फॉर्मेशन बताई थी, अभी हम कुछ एक फॉर्मेशन और बता देंगे आपको, सैटरडे की क्लास में बताएंगे। तो उससे थोड़ा सा और आसान होगा। ये आप मान के चल सकते हो कि ये बेसिक है। बेसिक से और बहुत बेसिक नहीं, थोड़ा सा हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं। तो सैटरडे को हम लोग दो काम कर लेंगे। सबसे पहला तो क्वेश्चन आंसर करेंगे, और फिर जो चीज़ें हमें और बतानी, इसके अंदर जो और ऐड ऑन करनी है, वो हम ऐड करेंगे, है ना। तो ये और डार्क हो जाएगी और अच्छे से आपको समझ में आएगी। नवल, माइक अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो। अभी भी नहीं आ रही। ठीक है फिर। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। क्लास ख़त्म हो जाने के बाद में एक बार इसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, जो भी हम बता रहे हैं। दीपक, माइक अनम्यूट करिए अपना। हाँ दीपक बोलिए। जी सर, वो इंफॉर्मेशन पे जाइए 2 मिनट। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था उसमें, जो आपने 5 मिनट में बताई थी, जो ड्रॉ ड्रॉ करी थी उसको। दीपक, ये आपके साथ में और कौन है? सर मैं अकेला ही बैठा, वो मोबाइल फोल्ड कर रहा था। हेलो। जी सर, अकेला ही मैं तो। वो मैं मेरा कैमरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, वो मोबाइल गिर गया था, फूट गया उसकी वजह से। कहिए 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 कहिए, बोलिए आप। फेस हुआ। सर जो आपने ड्राइंग करी हुई है, हम्म। सर 2 मिनट उस पे। अच्छा ये। हम्म, वो रेड रेड ग्रीन वगैरह जो आपने फॉर्मेशन करी हुई है। हाँ सर, ये वाली। इसमें जो फर्स्ट, सेकंड, जो थर्ड वाली है वो तो मेरे को समझ में आई है। सॉरी। थर्ड दो वाली। ग्रीन है, 2 ग्रीन है। हम्म। सेकंड का लो ब्रेक करना चाहिए। ठीक। और ठीक, तो इसमें सर सिर्फ इसी में लो को ब्रेक करा हुआ है, और हम्म। बाकी दूसरी में ऐसा कुछ है नहीं, तो अपन कंसिडर किसको करेंगे, थर्ड वाली को कि ये सभी को देख सकते हैं। सबको कंसिडर करेंगे, सिर्फ इसको कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ हुआ क्या है, सिर्फ प्रॉपर क्लोजिंग हो गई है। यहाँ पर क्लोजिंग नहीं हुई है, विक्स से हम्म। ब्रेकआउट्स हुए हैं। विक्स से प्राइस ने मूव हम्म, दिखाया है ना। जी सर। यहाँ पर देखो प्रॉपर क्लोजिंग हुई है, लेकिन यहाँ पर विक हाँ। दिखाया गया, यहाँ कुछ नहीं हुआ। हम्म। हम्म। उसको सेकंड वाली कैंडल को क्लोज वीक से करे या क्लोजिंग करे, दोनों कंसिडर होगी। हाँ दोनों होगी। ठीक है सर। हम्म। हाँ, वो बस वही वही थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि अपन इसको वीक से का क्लोजिंग करेगा तो भी चलेगा या क्लोजिंग देना ही पड़ेगा। क्लोजिंग, विक्स से क्लोजिंग नहीं होती, विक्स से सिर्फ प्राइस के ब्रेकआउट होते हैं। क्लोजिंग तो कैंडल ही सॉरी, करेगी ना। सॉरी सॉरी। तो हम्म। ये सिर्फ सेकंड वाली कैंडल का ही होगा, है ना। हाँ, सेकंड वाली कैंडल। ठीक है। और जो अब फोर्थ वाली कैंडल जो बनी है, हाँ हाँ हाँ। वो वाली जो सेकंड वाली है उसके ऊपर क्लोज होगी तो वो ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। हाँ, अगर फोर्थ वाली कैंडल हमारी सेकंड और थर्ड, सेकंड वाली और थर्ड वाली कैंडल को एक साथ क्लोज करती है अपसाइड की तरफ, तो बहुत स्ट्रांग होती है। बाकी अगर जैसे जैसे कि आपने बीच में बोला था कि या तो सेकंड कैंडल या तो फिर थर्ड कैंडल के अंदर अंदर उसको सेकंड नंबर की कैंडल को क्लोज कर देना चाहिए। वो डे टाइम फ्रेम की थी। सर अच्छा, वो डे टाइम फ्रेम थी। हाँ ठीक है। हाँ, सर बस यही, थोड़ा सा बस वो परमिशन थोड़ी सी आ जाएगी समझ में, तो ताकि प्रैक्टिस करने में सही रहेगा। हो जाएगा हो जाएगा। हम्म। सर आज के हेवंस के चार्ट पे पुल बैक मार्क करके दिखाइए ना। कौन सा है? हेवंस हेवंस, हाँ हाँ, ऊपर वाला, 5 मिनट के टाइम फ्रेम। प्रॉपर लोन आप, मैंने मदर कैंडल मार्क की है। आप ट्रेड कर रहे हो भी नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अभी तो मेरा एप्लीकेशन का एक्सेस आज ही मिला है, ट्रेड नहीं कर अच्छा रहे, अच्छा, सिर्फ तब देख ठीक है, रहे ठीक थे। है। चल रही एप्लीकेशन। हाँ हाँ, चल रही है। आप मार्क करोगे तो कैसे मार्क करोगे इस पे? सर ये जो 10:45 वाला जो, ये है क्या बोलते हैं, 10:45 का जो कैंडल है सर, वो पुल रिट्रेसमेंट को, हाँ पहले ये, और फिर 10:45 वाला ब्रेकआउट हो गया सर। देखो, एक चीज़ याद रखो, अभी हमने जो फॉर्मेशन बताई उसमें भी ये चीज़ें हैं, और हम फिर से देखो आपको बता रहे हैं। आप जब भी किसी कैंडल के जब भी स्विंग लो मार्क करते हो, तो आप पर्टिकुलर किसी एक कैंडल का लो पॉइंट मार्क करते हो। जी सर। ठीक है। अगर उस कैंडल का लो एक सपोर्ट होता है, तो क्या हम हाई को एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं? हम जब तक उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं हो जाता, जब तक प्राइस उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं कर देती है, जैसे कि हमने फॉर्मेशंस के थ्रू बताया था, या तो हमें चाहिए क्लोजिंग या तो फिर विक के थ्रू प्राइस का ब्रेकआउट होना चाहिए।
अगर ब्रेकआउट नहीं हो रहा तो इसका मतलब कि फिर वो स्विंग हाई नहीं लग रहा है। जैसा आपने देखा ना, अभी अच्छा। जो सबसे लास्ट चार्ट हमने मार्क किया था एप्पल का, उस पे हमको स्विंग हाई नहीं मिल रहा है। लेकिन फॉर्मेशन के थ्रू बस हमें जो रिट्रेसमेंट है उसके बस सिम्टम्स नजर आए। आप कहो कि प्रॉपर हम स्विंग्स मार्क कर लें, तो फिर वहां पर ऐसे सिम्टम्स नहीं थे कि हम मार्क कर सकते थे उसको। लेकिन अब फॉर्मेशन है, तो फॉर्मेशन में थोड़ा बहुत तो स्ट्रेंथ है ही। जी। बट जब हमें स्ट्रांगली एक स्विंग हाई मार्क करना है, तो जिस भी कैंडल का आप स्विंग लो मार्क करोगे, यानी कि हाई रेजिस्टेंस, जब तक प्राइस उस रेजिस्टेंस के ऊपर एक प्रॉपर क्लोजिंग या वी के थ्रू ब्रेकआउट नहीं करेगी, मतलब कि अभी तक स्विंग हाई लगा ही नहीं है, तो ज़बरदस्ती वहां पर मार्क मत करना। जैसे यहाँ पर देखिए क्लोजिंग हो गई, अब प्राइस जी ने सर। देखो इस एक कैंडल ने हाई लगाया और इसके नीचे देखो लो लगाया, इस वजह से हमने यहाँ पर लो मार्क। जी सर। करेक्ट। अब देखो, ठीक है सर। हम इस कैंडल का हाई हम मार्क कर सकते हैं, बताओ आप। अगर हमें स्विंग यस हाई सर, ये वाला तो ब्रेक, ये इस हाफ अंडर के कैंडल का तो ब्रेकआउट ये दिया है सर। फिर से वही गलती, हम स्विंग हाई तब तक मार्क नहीं कर सकते जब तक स्विंग हाई की कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो जाता। यहां हमने इसलिए स्विंग हाई को मार्क किया क्योंकि इसका लो ब्रेक हुआ है। जी हमने सर। इस कैंडल का लो सिर्फ इसलिए मार्क किया है क्योंकि यहाँ पर स्विंग हाई, जो ये वाली कैंडल है ना, इसका हाई ब्रेक हुआ है। हमने इस वाले स्विंग को इसलिए मार्क किया क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया। हमने ये वाला स्विंग लो सिर्फ इसलिए मार्क किया क्योंकि मार्केट ने इस वाली कैंडल का हाई ब्रेक किया है। ठीक है सर। अब मार्क करने को देखो, हम लोग इसको भी मार्क कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर तो लो यस ब्रेक सर, हुआ इसका है, लो ब्रेक हुआ है सर। मार्क कर यस सर। सकते हैं। अब फिर हम अपसाइड की तरफ चले जाएंगे, तो स्विंग हाई और अच्छा। स्विंग लो को इस तरह से मार्क किया जाता है। और यही वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हम लोगों को रिट्रेसमेंट्स दिखाई पड़ते हैं। रिट्रेसमेंट्स हम देखते हैं, ये वाले एरिया, ये रिट्रेसमेंट्स होते हैं। बस हमें सिर्फ इन्हें ही समझना है। अभी हमने जो चीज़ आपको दिखाई, जो चैप्टर अभी हमने पढ़ा है, उसमें सिर्फ हमने इस इन एरियाज को देखना एक तरह से बताया, इन एरियाज को मार्क करना बताया, इन एरियाज को पढ़ना बताया है। यहाँ पर देखो ये स्विंग लो लगा, और स्विंग लो के पास में देखो अपनी फॉर्मेशन बन रही है ना, एक दो और ये तीन हो रहा है ना, यानी कि ये एक यस। रिट्रेसमेंट का साइन है। ये एक रिट्रेसमेंट है। मार्केट अप में जाते जाते या डाउन में गिरते गिरते देखो गिरी, और इस फॉर्मेशन का मतलब कि कहीं ना कहीं आसपास आपको एक स्विंग दिख जाएगा। तो दिखा स्विंग, लो ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट देखो यहाँ से सीधे ऊपर चली गई। गणेश, माइक नोट कीजिए अपना। हेलो सर। गणेश साहब। सर आज जो एप्लीकेशन मिला सबको, एप्लीकेशन वाला जो वीडियो था वो डाउनलोड कर लिया लेकिन प्ले नहीं हो रहा है सर। क्या एरर दिखा रहा मतलब मतलब डाउनलोड मैंने कर लिया लेकिन जब प्ले कर रहा हूँ नहीं हो रहा है। है? एरर क्या दिखा रहा है? कुछ एरर दिखा रहा होगा ना। पासकोड डाला, ईमेल आईडी, चलिए वो चीज़ें बाद ओटीपी में डिस्कस वेरीफाई। करिएगा। सभी लोगों का लगभग चल गया है, अगर नहीं चला है आपका तो फिर हम मॉर्निंग में उसको रिसॉल्व करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, अभी जो चीज़ बताई वो समझ में आई। हाँ हाँ हाँ। प्रसाद, माइक नोट करिए अपना। तो हेलो सर। हाँ प्रणाम, कहिए। अच्छा सर, जो जानना था, ये जो आपने जो ऐप दिया है हम्म उसमें से वीडियोस देखना स्टार्ट करना है कि कैसे सर, थोड़ा गाइड कीजिए ना। आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है प्रसाद। आ रहा है सर अभी आवाज? हाँ बोलिए। मैं बोल रहा था कि आज आपने जो ऐप दी है ना, हम्म उसके वीडियोस देखना स्टार्ट करने हैं कि अभी नहीं करने हैं अभी भी? नहीं, शुरू करिए वीडियोस। अच्छा। और सीक्वेंस कैसे रहेगा सर? जैसे कुछ वन भी, टू थ्री सेम उसी कहीं से भी सीक्वेंस में? देखिए आप। वो वीडियोस ऐसे हैं ओके। कि अगर आप कोई भी वीडियो शुरू चैप्टर वाइज देखना, लेकिन जैसे दो वीडियोस होंगे तो हो सकता है वो दोनों वीडियोस एक चैप्टर के हों, तो उसमें तो पार्ट वन पार्ट टू लिखा अच्छा। है ना, उसको देखना। बाकी आप कोई भी वीडियो, लेकिन हाँ दो सीक्वेंस रहेंगे उसके, एक होगा हायर टाइम फ्रेम की मार्किंग, एक होगा लोअर टाइम फ्रेम के रीडिंग्स का। तो हायर टाइम फ्रेम का एक अलग आप चैप्टर बनाओगे और लोअर टाइम फ्रेम के अलग। तो जो हाई टाइम फ्रेम उसको एज अ हाई टाइम फ्रेम मार्किंग समझोगे, लोअर टाइम फ्रेम की लोअर टाइम फ्रेम, बस इतना समझोगे। कहने का मतलब उस एप्लीकेशन में जो वीडियोस हैं, दो तरह के वीडियोस हैं, एक हाई टाइम फ्रेम की रीडिंग को सिखाएंगे, एक लोअर टाइम फ्रेम की रीडिंग को सिखाएंगे। ठीक है। बाकी आप कोई भी वीडियो कहीं से भी अच्छा। देखना शुरू कर सकते अच्छा, और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है सर, कैसे करनी है? हो। अब एक दिन में आप दो वीडियो देखो, दो वीडियो तीन वीडियो, ओके।
और वही जैसे कि पहले हमने प्रैक्टिस आपकी कराई, एप्लीकेशन देने से पहले जो चैप्टर्स हम पढ़ा रहे थे उसकी प्रैक्टिस आप जिस तरह से कर रहे थे, सेम प्रैक्टिस उसकी वैसे कंटिन्यू चलेगी। सर उन वीडियो में डिस्कशन होगा सर लाइव क्लास में कि कैसे? इस प्रॉपर डिस्कशन होता है उसका। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। चलिए, अ, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं हम लोग, और सैटरडे को मिलते हैं। देखो प्राइस का मूव देखो कितना अच्छा आ रहा है। फॉर्मेशंस कुछ नहीं, प्रॉपर आपको एक रिट्रेसमेंट्स बताएंगे, एक पुल बैक बताएंगे, और इन रिट्रेसमेंट्स या पुल बैक के थ्रू बहुत अच्छे से रीडिंग्स हमारी आसान होती है ना। उसके हमने 3-4 आपको एग्जांपल्स दिखाए हैं जो लाइव मार्केट में थे। ऐसा भी नहीं कि बैक टेस्ट करके दिखाया। इसकी प्रैक्टिस करोगे आप भी लाइव मार्केट में ही इसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चलिए, तो फिर थैंक यू, और नेक्स्ट वीक मिलते हैं वापस से।